अपने जीवन काल में अलेक्जेंडर ने जितने भी राजाओं के साथ युद्ध किया उनमें से पोरस का एक विशेष स्थान है। यदि हम पोरस की तुलना अलेक्जेंडर के एक और प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वी डेरियस तृतीय से करें, जो हकामनी साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो यह तुलना ही असंभव जान पड़ती है। एक और ऐसा शासक था जो अपने समय के सबसे विशाल साम्राज्य का स्वामी था। ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमा आज के समय के तुर्की से लेकर सिंधु नदी तक फैली थी। वहीं दूसरी ओर पोरस एक ऐसे राज्य का स्वामी था जो झेलम और चेनाब के बीच स्थित था। यदि हम संसाधन और सैन्य शक्ति की बात करें तो भी इन दोनों राज्यों के बीच तुलना करना हास्यास्पद होगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब हम पश्चिमी स्रोत पढ़ते हैं जिसमें अलेक्जेंडर के अभियान का वर्णन है, तो हम यह पाते हैं कि पोरस को एक महान नायक के रूप में दर्शाया गया है। इन स्रोतों में पोरस को, जो कि भारत के एक छोटे से राज्य का स्वामी था, उसे अलेक्जेंडर के महानतम प्रतिद्वंद्वियों में से एक बताया गया है। पोरस के इस प्रकार के चित्रण से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि पोरस में ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण पश्चिमी स्रोतों ने पोरस को एक महान नायक के रूप में दर्शाया गया है। क्यों अलेक्जेंडर को चुनौती देने वाले महान योद्धाओं में से पोरस का एक अग्रिम स्थान है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें उन चुनौतियों पर दृष्टि डालनी होगी जो पोरस के समक्ष थी जब उसने अलेक्जेंडर की सेनाओं को झेलम नदी पर रोकने का निर्णय लिया। 326 ईसा पूर्व का काल है। पोरस की पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा विदेशी शासक खड़ा है जिसने हाल ही में अभी तक के सबसे विशाल साम्राज्य को परास्त किया है। यही विदेशी शासक अब पोरस के राज्य पर अधिकार करने को तत्पर था। इस विदेशी शासक के पास भूतपूर्व हकामी साम्राज्य के सारे संसाधन थे। दूसरी ओर पोरस अकेला खड़ा था। पोरस की पूर्वी सीमा पर उसके एक संबंधी का राज्य था, परंतु इस संबंधी ने पहले से ही अलेक्जेंडर के समक्ष समर्पण कर दिया था। वहीं पश्चिम में जहां भी अलेक्जेंडर स्थित है, वह पोरस के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी आम्भी का राज्य था। तो पोरस अब अकेला एक ऐसे शत्रु के समक्ष खड़ा है जिसने अनेकों युद्ध जीते हैं और जिसकी सेना अभी तक की सबसे पेशेवर सेना है। इसके साथ साथ पोरस को भलीभांति यह भी पता था कि किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता की कोई संभावना नहीं है। यदि पोरस चाहते तो अवश्य ही आम्भी की भांति वह अलेक्जेंडर के समक्ष समर्पण कर देते, परंतु पोरस ने यह करना उचित नहीं समझा। पोरस ने एक ऐसी सेना से टक्कर लेने का निर्णय लिया जिसने हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। अब कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हो सकता है पोरस अलेक्जेंडर की सेनाओं की इन उपलब्धियों से अवगत न हूं। मेरे विचार से यह सोचना उचित नहीं होगा, क्योंकि हकामनी साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य की पराजय की सूचना अवश्य ही पोरस तक आई होगी। इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पोरस के पश्चिमी पड़ोसी और चिर प्रतिद्वंद्वी आम्भी ने बहुत पहले ही अलेक्जेंडर के सामने समर्पण कर दिया था। पश्चिम की इन सभी गतिविधियों की सूचना अवश्य ही पोरस के समक्ष आती होगी और इन सभी सूचनाओं से अवगत होते हुए भी पोरस ने अपने शस्त्र नहीं डाले। उन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध करने का निर्णय लिया। अब यदि हम झेलम के उस युद्ध की बात करें जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाएं लड़ी थीं, तो हम पाते हैं कि इस युद्ध की सारी सूचनाएं हमें पश्चिमी स्रोतों से प्राप्त होती हैं और इन पश्चिमी स्रोतों में पोरस की सेना की जो संख्या है वह एक समान नहीं है। विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न पोरस की सेना की संख्या दी गई है। इतिहासकार एबी बॉसवर्थ की माने तो पश्चिमी स्रोतों में पोरस की सेना की यह संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है और इसका कारण बहुत साधारण था। पश्चिमी स्रोत अलेक्जेंडर को एक महान शासक के रूप में दर्शाना चाहते थे जिसने कम सैनिक होते हुए भी अंत में अपनी विजय सुनिश्चित की। इतिहासकार बॉसवर्थ की माने तो पोरस एवं अलेक्जेंडर की सेनाओं के बीच कोई विशाल अंतर नहीं था। वहीं यदि घुड़सवारों की बात करें तो घुड़सवारों की संख्या अलेक्जेंडर की सेना में पोरस की तुलना
अधिक थी। पोरस के यह घुड़सवार न केवल संख्या में कम थे, परंतु वह अलेक्जेंडर के घुड़सवारों जितने प्रशिक्षित भी नहीं थे। यदि हम पोरस की सेना के पैदल सैनिकों की बात करें तो ग्रीक इतिहासकार एरियन द्वारा 30,000 की जो संख्या दी गई है वह अवश्य ही उचित नहीं है, क्योंकि ग्रीक स्रोतों में हमें बताया गया है कि अलेक्जेंडर के घुड़सवारों ने पोरस के घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों को घेर लिया था। यदि पोरस की सेना में 30,000 पैदल सैनिक होते तो अलेक्जेंडर के घुड़सवार इतनी बड़ी सेना को कभी नहीं घेर सकते। इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही अलेक्जेंडर की सेना के जो पैदल सैनिक थे उनकी संख्या पोरस के पैदल सैनिकों से कम थी, परंतु अलेक्जेंडर के यह पैदल सैनिक अलेक्जेंडर की सेना का अति महत्वपूर्ण भाग थे। झेलम के युद्ध के समय अलेक्जेंडर की जीत में इन्हीं लंबे भाले लिए सैनिकों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसके साथ साथ अधिक घुड़सवार होने के कारण ग्रीक जीत सुनिश्चित हो पाई। परंतु यह ग्रीक जीत भी पोरस की वीरता को नहीं दबा पाई। यदि हम ग्रीक इतिहासकार एरियन की माने तो इस युद्ध में पोरस के 2 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए और पोरस स्वयं युद्ध के अंत तक शत्रुओं से लड़ते रहे। पोरस हकामनी सम्राट डेरियस तृतीय की भांति युद्ध छोड़कर नहीं भागे। अलेक्जेंडर ने अवश्य ही झेलम का यह युद्ध जीत लिया हो, परंतु यह जीत इतनी सरल नहीं थी। जिस प्रकार की हानि इस युद्ध में ग्रीक सेना को झेलनी पड़ी थी वह सामान्य नहीं थी और आगे चलकर ब्यास नदी पर जो सैन्य विद्रोह हुआ उसमें एक बड़ा हाथ इस झेलम युद्ध का था। इस विषय में ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं, पोरस के साथ हुए इस युद्ध ने मैसिडोनियन सैनिकों को हतोत्साहित कर दिया और उन्हें भारत में आगे बढ़ने के लिए बहुत अनिच्छुक बना दिया, क्योंकि जब एक सेना जिसमें केवल 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवार थे उसे पराजित करने में इतनी कठिनाई हुई तो भविष्य में क्या होगा। हमें यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सारी जानकारी हमें विदेशी स्रोतों से प्राप्त हो रही है, न कि भारतीय स्रोतों से, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पोरस ने अपनी एक गहरी छाप इन यूनानियों पर छोड़ दी थी। न केवल युद्ध के समय अपितु युद्ध के पश्चात जिस प्रकार का पोरस का आचरण था उससे अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुआ और यही कारण था कि युद्ध के पश्चात अलेक्जेंडर ने पोरस के राज्य में किसी भी ग्रीक राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया। इसी दृढ़ता और पराजय न स्वीकार करने की भावना ने इस प्राचीन भारतीय राजा को पश्चिमी स्रोतों में अमर कर दिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके यह वीडियो देखें जिसमें मैंने पोरस के बारे में और बताया है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।